नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड से। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड एक बहुत शानदार फंड है। इन दोनों फंड का हम कंपेयर करके देखेंगे। दोनों शानदार अच्छी कंपनी है। एक गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, दूसरी प्राइवेट सेक्टर की एक बड़ी कंपनियों में से एक है। तो आज इन दोनों का ही कंपेयर करने वाले हैं। कंपैरिजन सीरीज की हमारी ये छठी वीडियो है। इससे पहले हम एसबीआई लार्ज का बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों के साथ और एक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी एलआईसी के साथ भी कंपेयर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमेशा की तरह हम इस पर 6 टॉपिक्स में इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स का कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फंड्स का ओवरव्यू क्या है दोनों ही फंड्स का। उसके बाद उनके रिटर्न का कंपेयर करेंगे। उसके बाद रिस्क मेजर्स देखेंगे कि किस फंड का कितना है। पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फंड डिटेल्स क्या हैं इन म्यूचुअल फंड की। और लास्ट में हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि लंबे समय में या शॉर्ट टर्म में हम इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू कितना पैसा बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं दोनों ही म्यूचुअल फंड के फंड्स ओवरव्यू पर। अगर हम बात करें एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की, तो जहां इसका करंट एनएवी 382 रुपये 36 पैसे है, वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ का जो एनएवी है वो इस समय 22 रुपये 26 पैसे। अगर हम वीआरओ रेटिंग की बात करें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की रेटिंग 3 स्टार है और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की रेटिंग 5 स्टार है। तो जनरल जिसकी रेटिंग ज़्यादा होती है वो फंड उतना अच्छा होता है। तो 5 रेटिंग फंड होते हैं, मैक्सिमम 1 से लेकर 5 तक होते हैं। तो एक्सिस को यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग मिली है, बहुत अच्छा फंड है। कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों की सेम है, लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी है। अगर हम फंड एज की बात करें, यानी जब से हम कंपेयर कर रहे हैं, हम पिछले 8 साल 11 महीने के डाटा से कंपेयर कर रहे हैं। वहीं एक्सिस का जो कंपेयर है वो हम कंपेयर कर रहे हैं वो 3 साल 2 महीने के फंड पे। फंड साइज़ की बात करें तो एसबीआई इन लार्ज एंड मिड कैप फंड में जहां 5,368 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है लोगों ने, वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में 5,006 करोड़ का निवेश किया गया है। अब आइए दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स पे बात कर लेते हैं। जहाँ 3 महीने का रिटर्न्स एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का 4.12% है, वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का 4.17% है। 6 महीने के रिटर्न्स में एसबीआई का 12.4% है, एक्सिस का 21.04% है। पिछला 1 साल जो कोविड वाला रहा है, दोनों ही म्यूचुअल फंड ने शानदार रिटर्न दिया है। जहाँ एसबीआई ने 41.73% तक का रिटर्न दिया है, वहीं एक्सिस ने 49.5% तक का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में भी एसबीआई ने 21.41% तक का रिटर्न दिया है, वहीं एक्सिस ने 30.09% तक का रिटर्न दिया है। क्योंकि ये जो हम फंड का कंपेयर कर रहे हैं वो एसबीआई का 8 साल का है और एक्सिस का 3 साल का है। तो 5 साल में जहाँ एसबीआई ने 18.122% तक रिटर्न दिया है, वहीं एक्सिस ने अभी 5 साल का डाटा नहीं है, तो एक्सिस का अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब आइए दोस्तों एक नज़र रिस्क मेजर्स पर डाल लेते हैं। रिस्क मेजर में जो इम्पोर्टेंट है अल्फा, वहाँ एसबीआई का 1.67 है, वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का 11.11% है, बहुत ज़्यादा है। और बीटा, अगर बीटा की बात करें तो एसबीआई का बीटा 1.03 है, वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का बीटा 0.8% है। इसका मतलब ये होता है कि बीटा का मतलब होता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना वोलेटाइल है। 1 से ज़्यादा है यानी वो अपने निफ्टी का जो बेंचमार्क है उसके मुकाबले ज़्यादा बढ़ता भी है, और उसके मुकाबले जब डाउन साइड की तरफ जाता है तो ज़्यादा गिरता भी है। वहीं एक्सिस का बेंचमार्क के मुकाबले कम बढ़ता है लेकिन उसके मुकाबले कम गिरता ही है। यानी एक्सिस ने जो एक सेफ साइड पर अपने म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट किया है। अगर हम उसके बीटा को देखकर अल्फा देखें तो जहां अल्फा एसबीआई के मुकाबले एक्सिस का बहुत ज़्यादा है, 11.11 है। तो यानी इन्होंने इस म्यूचुअल फंड ने, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड ने कम रिस्क के साथ बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अपने बेंचमार्क के मुकाबले। तो इन कंडीशंस में दो में एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब एक नज़र आइए हम पोर्टफोलियो की तरफ डालते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो जहाँ एसबीआई ने सबसे ज़्यादा फाइनेंस में, उसके बाद ऑटोमोबाइल में और उसके बाद एफएमसीजी में निवेश किया हुआ है, वहीं एक्सिस ने सबसे ज़्यादा पैसा टेक्नोलॉजी में, उसके बाद फाइनेंशियल में, उसके बाद केमिकल सेक्टर में निवेश किया हुआ है। टॉप 5 होल्डिंग की बात करें तो एसबीआई ने पेज इंडस्ट्री लिमिटेड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आईसीआईसी बैंक में, उसके बाद एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और उसके बाद भारतीय एयरटेल लिमिटेड में इन्वेस्ट किया हुआ है।
वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में सबसे ज़्यादा पैसा टाटा एलेक्सी लिमिटेड में, उसके बाद पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड में, उसके बाद बजाज फाइनेंस लिमिटेड में, उसके बाद एस्ट्रल पॉली टेक लिंक लिमिटेड में निवेश किया है। और पांचवी जो होल्डिंग्स है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की है वो टोरेंट पावर लिमिटेड में। दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है। तो एसबीआई ने सबसे ज़्यादा पैसा 95.25% पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया है। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ने करीबन 98.48% पैसा इक्विटी में निवेश किया है। लगभग सारा ही पैसा ये निवेश करके रखा है इन्होंने। अब आइए एक नज़र दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के फंड डिटेल्स पर डाल लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो का सवाल है तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो 1.31% है। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.51% है। एग्जिट लोड जहाँ एसबीआई का मात्र 0.1% है, वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का 1% है, यानी बहुत ज़्यादा है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं। बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का ही सेम है, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ट्राई। जिन म्यूचुअल फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स सेम होता है केवल उन्हीं का कंपैरिजन करना सही भी होता है और ये इसी तरह करा जाना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप एसबीआई में मिनिमम सिप करना चाहते हैं तो 100 रुपये, और वहीं लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में अगर आप मिनिमम सिप करना चाहते हैं तो मिनिमम 1,000, वहीं लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए एक नज़र दोनों कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना फंड हम अपने लंबे समय में इन दोनों ही म्यूचुअल फंड से बना सकते हैं। जैसे मैंने हमेशा ही बताया है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न सेम नहीं रहता है, तो हम हर पैरामीटर्स पे दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देखेंगे कि कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहां हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल। तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये। तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये होता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम लमसम 1 लाख रुपए जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में और रिटर्न जो हमें मिलता है 10 सालों में वो मिलता है 15%, तो इस कंडीशन में आपका 1 लाख रुपए बढ़कर 4,04,556 रुपये हो जाता है। वहीं 20 सालों में ये अमाउंट बढ़कर आपका पूरे 16,36,654 रुपये हो जाता है। वहीं 30 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 66,21,177 रुपये, जब रिटर्न रहता है पूरे 15%। अब मान के चलते हैं कि आपका रिटर्न 10 सालों तक बढ़कर हो जाता है 20%। इस कंडीशन में भी आप 6,19,174 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में
आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 38,33,760 रुपये। वहीं 30 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 2,37,37,631 रुपये, जब रिटर्न रहता है 20%। अब आइए मान लेते हैं कि रिटर्न बढ़कर हो जाता है आपका पूरे 25%। तो इस कंडीशन में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया था वो 10 साल तक करते हैं तो 9,31,323 रुपये आप अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप ये 86,73,617 रुपये फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर हम 30 सालों तक ये रिटर्न जारी रखें, ये इन्वेस्टमेंट जारी रहे और जो आपको रिटर्न मिल रहा है 25% वो मिलता रहे, तो इस कंडीशन में भी आप पूरे 8,07,89,357 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30% तक का रिटर्न भी देते हैं, तो मान के चलते हैं कि 10 साल तक अगर हम 30% रिटर्न हमें मिलता रहे तो आप अपने लिए 13,78,585 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट जारी रखेंगे तो 20 साल में आप 1,90,04,964 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं, जब आपको 30% तक का रिटर्न मिलता रहे। वहीं 30 सालों में यह आपका जो निवेश है, टोटल निवेश 1 लाख रुपये आपके 30% रिटर्न के साथ पूरे 26,19,99,564 रुपये बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 1 लाख रुपये लमसम के कैलकुलेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के साथ कंपैरिजन आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें, जिससे आपको इस तरह की ढेर सारी वीडियो देखने को मिले जहां हम कंपैरिजन कर सकें एक फंड का दूसरे फंड के साथ, जिससे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।